चलिए बेटा, आज का जो लेक्चर है वो बेटा ग्रेविटेशन के कुछ टफ सवाल की प्रैक्टिस के लिए है। हम बेटा कुछ एक सवाल करते हैं, सारे के सारे सवाल ही पहले आपको ट्राई करने हैं और उसके बाद ही सॉल्यूशंस बेटा आपको देखने हैं। तो पहले बेटा हम सवाल लिखेंगे, सवाल समझेंगे और सवाल समझने के बाद बेटा आप लोग सवाल ट्राई करेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, फिर सॉल्यूशन बेटा अपन लोग डिस्कस करेंगे। फेयर एनफ। हाँ बेटा, कहानी ऐसी है कि आपके पास एक स्फेरिकल अर्थ, इस स्फेरिकल अर्थ का जो रेडियस है बड़ा कैपिटल आर, उसका मास बड़ा कैपिटल है। हमने इस अर्थ में से एक टनल खोद रखी है, ऐसे टनल खोद रखी है ऐसे। ऐसे बड़ा बिल्कुल पतली सी टनल खोद रखी है इस तरह से, और यहाँ पूरा का पूरा बिल्कुल पतली सी टनल है, बिल्कुल बीचों बीच से टनल के बड़ा एक तरह से वेल बोल सकते हो, बिल्कुल ऐसे वर्टिकली ऐसे वेल खोद रखा है, एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे निकला हुआ है। फेयर एनफ। सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अर्थ ही बड़ा ठीक है, सॉलिड स्फीयर की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। इस टनल के अंदर इस अर्थ के कोर से x डिस्टेंस दूर बड़ा एक पार्टिकल है जिसका मास है m। इस m मास के पार्टिकल को हम लोगों ने रिलीज किया है, छोड़ा है। यू हैव टू प्रूव दैट कि ये m मास का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो सवाल लिखिए बेटा, प्रूव दैट small m will perform simple harmonic motion. Also find a time period of SHM. SHM का टाइम पीरियड निकालो। तो चलिए बेटा करते हैं। SHM प्रूव करने के लिए पहले चेक करो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है। अगर ये m मास का पार्टिकल अर्थ के कोर पर होता, अर्थ के कोर पर होता तो उस पर फोर्स होता इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की वजह से सेंटर पर आप लोग जानते हो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती, 0। इसका मतलब अगर m मास का पार्टिकल अगर सेंटर पर होता तो उस पर फोर्स 0 आता। तो ये बात तो तय है कि सेंटर वाला जो पॉइंट है वो आपका एक तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मैंने इस m मास के पार्टिकल को x डिस्प्लेस कर दिया। देखते हैं फोर्स कैसे है। इस m मास के पार्टिकल पर अब फोर्स होगा इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से यहां से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड। सेंटर से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोगों को लिखनी आती बेटा। सेंटर से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर की तरफ होती है और उसकी वैल्यू होती है बेटा, उसकी वैल्यू होती है, आई रियली होप बेटा आपको याद है वैल्यू कितनी होती है, gmx अपॉन r⁻³ g मास ऑफ अर्थ सेंटर से डिस्टेंस अपॉन r⁻³ बट हमने बातों ही बातों में ना फोर्स जो है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर दिया है। जरा इस बात को देखना कि SHM प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें तो प्रूव करनी होती थी। एक तो ये कि जो भी फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा, और दूसरा कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है इस तरफ, फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। फेयर एनफ। दूसरी बात, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है इट मींस दैट कि बेटा हम लोगों ने SHM प्रूव कर दिया है। सर टाइम पीरियड कैसे निकाला बेटा? टाइम पीरियड निकालना हो तो फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास पता है तो बेटा इस तरफ एक्सेलरेशन भी आ ही जाएगा। बेटा मास से मास कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बेटा, आई थिंक बेटा दैट इज gm अपॉन r³ इंटू x। बेटा इसको हम पहचानते हैं यार, बेटा इसको हम पहचानते हैं, इसको हम पहचानते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग इनटू x।
एसएचएम की कंडीशन सेज दैट कि दिस मस्ट बी ओमेगा स्क्वायर। सो आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आएगी रूट जी एम अपॉन आर रेज टू पावर 3। रही बात टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा और वो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। ये बड़ा हमारा टाइम पीरियड आ गया। अच्छी बात है बेटा। दिस टाइम पीरियड कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ तो बेटा आर क्यूब है, उसको आर क्यूब को एक बार आर स्क्वायर इंटू आर लिख लो, तो एक आर तो ठीक है बेटा। ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, इसको हमने कभी ना कभी बेटा स्मॉल जी भी लिखा था। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ गया है। टाइम पीरियड इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया या फिर यहाँ से रिलीज किया, चाहे यहाँ से रिलीज किया यहाँ से रिलीज किया। आपको सर सही बात है, एसएचएम का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर कभी डिपेंड नहीं करता और सर करना भी नहीं चाहिए बेटा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो चाहे आप पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करो तो इट विल परफॉर्म एसएचएम लाइक दिस, चाहे आप पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करो पार्टिकल विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक दिस, पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करोगे पार्टिकल विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक दिस। एंड दिस टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, आपने कहाँ से इस पार्टिकल को रिलीज किया है उस पर ऑफकोर्स ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। आई होप दैट्स ओके। इसी का एक दूसरा पोर्शन और पूछ लेता हूँ। सेम बात है बेटा, सारी कहानी सेम है और मैं तो बेटा जो मैंने आंसर्स निकाले मैं उसको यूज़ करूँगा, लेकिन अब इतनी बातें पूछ ली है तो मेरा एक मन और है, वो ये है कि सवाल के दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया कि इस एम मास के पार्टिकल को मैंने यहाँ से रिलीज किया, सरफेस से बिल्कुल ऊपर से यहाँ से रिलीज किया। अब ऑफ कोर्स ये तो नहीं पूछूंगा मैं आप लोगों से कि बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, आप बोले सर टाइम पीरियड तो वही आएगा, टाइम पीरियड तो वही आएगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड आपका आर हो गया है। आपका जो एम्पलीट्यूड है इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है वही आपका एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड आपका आर है। पूरे रास्ते बेटा फोर्स लगेगा इस तरफ तो लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्पीड होगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा कि वेलोसिटी होगी इस तरफ, अर्थ का पुल होगा इस तरफ, लगातार वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, यहाँ जाकर बेटा आपकी स्पीड हो जाएगी जीरो। जैसे बेटा यहाँ पर स्पीड जीरो हो गई पार्टिकल पलट कर वापस आएगा क्योंकि फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है, फिर से स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, इस पॉइंट पर बेटा वापस से आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा, वापस आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा। अब सवाल के दूसरे पार्ट में मैंने इस एम मास के पार्टिकल को यहाँ सरफेस से रिलीज किया है। आपको इस पार्टिकल के सब्सिक्वेंट मोशन के अंदर इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड बतानी है बेटा, मैक्सिमम स्पीड बतानी है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो चलिए बेटा करते हैं। पहली बार सवाल लिख लीजिए, आप ट्राई बेटा खुद कर लेना एक बार। फाइंड मैक्सिमम स्पीड of mass m if it is released from surface। बेटा जो आपके टनल या वेल है उसमें अर्थ के सरफेस से मैंने रिलीज कर दिया, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी बताओ। तो जब भी मैक्सिमम स्पीड पूछते हैं ना तो मेरे दिमाग में, मेरे बच्चों के दिमाग में भी शायद ये आता है कि सर या तो वेट लगा दो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। तो चलो बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम कहेंगे कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। आई होप यू डू रिमेंबर, इनिशियल काइनेटिक रिलीज किया है तो जीरो, इनिशियल पोटेंशियल होगा इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अर्थ की वजह से सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है बेटा माइनस जी एम अपॉन आर। यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी इसका तो मास और अर्थ की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा मेरे ख्याल से मेरे बच्चे जानते हैं कि माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब बेटा फॉर्मूले में आता है 3r स्क्वायर
माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन सेंटर ही है तो बड़ा सेंटर से डिस्टेंस तो वो 0 है। मैंने आपको ये अलग से भी फॉर्मूला याद करा रखा था, m इंटू माइनस जी एम अपॉन आर दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर प्लस एम मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस फॉर्मूले से बड़ा मेरे ख्याल से आपका आ गया होगा, दैट इज 3/2 जी एम बाई आर। ये बड़ा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई होप दैट्स ओके। ये बड़ा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये बड़ा आपको पहले से याद भी होगा कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये, अगर ये याद नहीं थोड़ा ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रहा ही होगा ना। हाँ बच्चों, स्मॉल एम गायब, बड़ा उसको इधर ले आओ, बड़ा 3/2 माइनस 1 बड़ा मेरे ख्याल से आ गया, दैट इज हाफ जी एम बाई आर इज इक्वल्स टू हाफ वी मैक्स का स्क्वायर। 3/2 माइनस 1 बड़ा हाफ से हाफ कैंसिल और वी मैक्स की वैल्यू आ गई बड़ा रूट जी एम बाई आर। ये बड़ा अपना आंसर आ गया। चलिए बच्चों, आंसर तो आ गया, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ये भी सोच रहा हो कि सर एक तरह से ये पार्टिकल कर तो एसएचएम रहा है, और अगर एसएचएम कर रहा है और मीन पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी या स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इस स्पीड को निकालने का हम लोगों ने एसएचएम में एक तरीका और पढ़ा था, और वो तरीका ये पढ़ा था कि मैक्सिमम स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड हम जानते हैं कि r है और ओमेगा हम जानते हैं कि रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। अभी निकाल रहा था ओमेगा हम लोगों ने निकाला रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। बड़ा इसको जैसे सॉल्व किया, आर को अंदर लेके आए, हमारे पास मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू आ गई बेटा रूट जी एम बाई आर। इस तरह से भी सोच सकते थे, किसी को अगर एसएचएम के फंडे अगर याद हो तो बड़ा इस तरह से आप मैक्सिमम स्पीड बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दैट्स फेयर। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा आप लोग ना बिल्कुल बढ़िया से बातें रिलेट कर पा रहे हो, तो मैं एक बात आपको और सिखाऊंगा। सेम सिचुएशन है, एम मास के पार्टिकल को सरफेस से रिलीज किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पार्टिकल जब यहाँ कहीं होगा, एसएचएम तो कर ही रहा है बेटा, अच्छी बात है। पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से r/2 डिस्टेंस पर होगा, उस टाइम पर इस पार्टिकल के पास स्पीड कितनी होगी? ऑफ कोर्स ये वाली जो स्पीड होगी 0 से तो ज़्यादा होगी, लेकिन मैक्सिमम स्पीड से तो कम ही होगी। बेटा मुझे ये वाली स्पीड निकालनी है, तो बेटा अगला सवाल ले लीजिए। फाइंड स्पीड ऑफ मास m, फाइंड स्पीड ऑफ मास m when it is at a distance r/2 from सेंटर। सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर होगा बेटा, तब स्पीड निकालनी है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ट है। चलो आप कहते हो तो लगा देते हैं। इनिशियल काइनेटिक बेटा रिलीज है 0, इनिशियल पोटेंशियल इसका मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से पोटेंशियल लिख दिया। फाइनल काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल कितना होगा एम मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर इज r स्क्वायर बाई 4। बेटा स्मॉल r स्क्वायर, बेटा स्मॉल r मतलब बेटा सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से बड़ा डिस्टेंस कितनी है r/2, तो उसका स्क्वायर बेटा कितना होगा r स्क्वायर बाई 4। बेटा कैलकुलेशन करना, इस बार बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन ठीक है कर लेंगे अपन तो। चलिए एक बार बेटा m से m कैंसिल करना, हमारे पास आ गया माइनस जी एम अपॉन आर दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब
3r² minus r² by 4, I think 11r² by 4, that comes out to be 11r² by 4. ठीक है बेटा, इसको इधर ले आओ, मेरे पास आ गया v² by 2 is gm/r बड़ा 11/8 minus 1, बड़ा कैलकुलेशन चेक करना मैंने सही किया ना, दैट इज 11/8 minus 1, दैट कम्स आउट टू बी v² by 2 is gm/r बड़ा 11/8 minus 1 is I think 3/8, ये बड़ा कैंसिल, v की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, √3/4 टाइम्स gm/r। सिंपल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम बड़े आराम से बड़ा इस तरह से स्पीड निकाल सकते हैं और हम हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन मैंने बेटा सिर्फ इतनी सी बात रिवाइज कराने के लिए तो ये वाला सवाल नहीं कराया होगा, ज़रूर मेरे मन में कोई ना कोई और बात रही होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी आंसर को हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से तो निकाल ही सकते थे और ये अच्छा तरीका है और यही बेसिक तरीका है, लेकिन ये वाला पार्टिकल एसएचएम भी तो कर रहा है, तो जो भी एसएचएम के फॉर्मूले हैं वो भी तो वैलिड होने चाहिए। एसएचएम में इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस दूर कोई पार्टिकल रहता था तो उसकी स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू ओमेगा √a² माइनस x²। v मुझे निकालना है, ओमेगा हम निकाल चुके थे √gm/r³ इंटू √ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर r² माइनस x² दैट इज r² by 4। बड़ा चेक करना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, क्या बनता है। आई थिंक बेटा v कम्स आउट टू बी √gm/r³ इंटू √r² माइनस r² by 4। आई थिंक बेटा दैट इज 3r² by 4। बेटा एक r² से r² कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ r बच जाएगा। बेटा वही आंसर आपका वापस से आ गया √3/4 gm/r। ये हमारा आंसर है यार, ये हमारा आंसर। तो हम इस तरह के सवालों को टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी सोच सकते हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो भी हमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं उनसे भी सोच सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के तरीके से सोचने में हल्का सा टाइम कम लगता है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से तो हमेशा ही आंसर आएगा। एसएचएम वाले केस में तो आंसर सिर्फ तभी आएगा जब एसएचएम कर रहा होगा, अदरवाइज मान लो अगर एसएचएम ना कर रहा होता और कोई और ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता तब ऑफकोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं होते, लेकिन ये जो टीएमईसी वाले फॉर्मूले हैं ये तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से वैलिड होते ही होते। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ऐसा ही एक सवाल अपन लोग और करते हैं, ठीक है। सुनना, सिचुएशन बड़ा काफी हद तक सेम ही है। आपके पास बड़ा ये अर्थ सॉलिड स्फीयर कंसिडर करना है बेटा, ये बड़ा सेंटर से कोर से गुजरती हुई कोई लाइन और इससे r/2 डिस्टेंस ऊपर से बेटा हमने अर्थ में से एक टनल खोद दी इस तरह से, अर्थ के अंदर से बड़ा एक टनल खोद दिए ऐसे, यू बड़ा खोद रखी, बिल्कुल पतली सी टनल बेटा इस तरह से। दिस इज योर टनल बेटा। बाकी आपका अर्थ जो है वो सॉलिड स्फीयर है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। ये स्मूथ टनल है, कहीं किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। दिस इज योर स्मूथ टनल और कोर से अर्थ का जो सेंटर है वहां से r/2 डिस्टेंस बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टनल की, ठीक है, चलेगा। अब हमने क्या किया बेटा कि इस टनल के अंदर कोई m मास का बड़ा पार्टिकल रख दिया ऐसे, बड़ा पतली सी टनल है, छोटा सा पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल रख दिया।
यू हैव टू प्रूव दैट कि ये एम मास का जो पार्टिकल है ये इस पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है और अगर आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हो तो ये एसचेम करेगा, आपको प्रूव करना है। बड़ा सवाल लिखें, प्रूव दैट स्मॉल एम इज डिस्प्लेस्ड इनसाइड द टनल। बेटा टनल के बाहर नहीं निकालना, बेटा सिर्फ और सिर्फ टनल के अंदर ही डिस्प्लेस करना है। प्रूव दैट स्मॉल एम इज डिस्प्लेस्ड इनसाइड द टनल, इट will perform simple harmonic motion. Also find टाइम पीरियड ऑफ एसचेम। बड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन और टाइम पीरियड भी निकालो बेटा एसचेम का। चलो करते हैं। सबसे पहली बात ये बेटा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कैसे? अर्थ पुल कर रही है अपनी तरफ, कितने फोर्स से? इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड। अंदर वाले पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड होती है gm सेंटर से डिस्टेंस r/2 अपॉन रेडियस की पावर 3। r से बड़ा r कैंसिल, ये फोर्स आ गया अंदर की तरफ। इसको बैलेंस करने के लिए टनल की जो सरफेस होगी वो नॉर्मल लगा देगी बाहर। इस नॉर्मल की वैल्यू आ गई है gmm अपॉन 2r का स्क्वायर। इस पार्टिकल को हम लोगों ने इधर की तरफ x कर दिया डिस्प्लेस। जैसे डिस्प्लेस कर दिया x तो मान लीजिए कि बेटा ये पार्टिकल पहुंच गया यहां पे। बेटा मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर भी अगर आपको याद रखना हो थोड़ा याद रख लेना कि ये जो नॉर्मल फोर्स आया है यहां पर इसकी वैल्यू है gmm अपॉन 2r स्क्वायर। मैंने डिस्प्लेस कर दिया x। भाई एसचेम प्रूव करने का तो यही तरीका होता है कि पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पता कर लो और फिर पार्टिकल को वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और फिर देखो कि नेट फोर्स कैसे कैसे लग रहा है। जैसे मैंने इसको x डिस्प्लेस किया, अर्थ तो बड़ा पुल करेगी और ऑफ कोर्स अपने कोर की तरफ करेगी, सेंटर की तरफ करेगी। जिस फोर्स से बड़ा अर्थ पुल करेगी दैट फोर्स विल बी, इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की वजह से बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड होगी g कैपिटल M। सेंटर से डिस्टेंस, बेटा सेंटर से डिस्टेंस इज रूट ऑफ, बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाना, रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर अपॉन r रेज टू पावर 3। बेटा ये फोर्स है। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। लेट से बेटा ये एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, ये f cos थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल लगा देगा टनल की सरफेस ऐसे, और इधर की तरफ एक f sin थीटा आएगा, और ये जो f sin थीटा है इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई बैलेंस करने वाला नहीं है तो ऑफ कोर्स इस पार्टिकल के पास इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। एसचेम की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया राइट में तो नेट फोर्स लग गया लेफ्ट। काश ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए। बेटा जो पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको मैं रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहा हूं। सर ये रीस्टोरिंग शब्द क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज दिस फोर्स वांट्स टू रीस्टोर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के जो एक्चुअल पोजीशन थे उसे रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बेटा, दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज नॉट F, बेटा इट इज F sin थीटा। F इज gmm अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर अपॉन r रेज टू पावर 3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज x and hypotenuse is root of r square by 4 plus x square. But these get cancelled out, and as you can see that the restoring force again comes out to be gmm
x अपॉन आर रेस टू पावर 3। बेटा क्या हमने बातों ही बातों में फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर दिया? आप कहोगे हाँ सर, हमने दोनों बातें प्रूव कर दी है, डिस्प्लेसमेंट टू राइट तो नेट फोर्स लेफ्ट एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इट मीन्स दैट पार्टिकल मस्ट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इनसाइड द टनल। सर वो टाइम पीरियड हो रहा था, बिल्कुल आ जाएगा। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास एंड टू एक्सेलरेशन, मास से मास कैंसिल। एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू आ गई है जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर। जो हमारा पहला वाला केस था जिसमें एक तरह से वेल बना रखा था, उस वाले केस में भी यही ओमेगा आया था, अब भी बेटा वही ओमेगा आया है और ओमेगा की वैल्यू कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर रेस टू पावर 3। और रही बात बेटा टाइम पीरियड की, तो दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यू अपॉन जी। ये हमारा टाइम पीरियड। इसको और बढ़िया से लिखना चाहो बेटा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। ये बेटा आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। आई होप दैट्स ओके। बढ़िया से बेटा काम चल गया अपना। आई होप दैट्स ओके। अगेन बेटा अगर इस तरह के सवाल में कभी कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ से रिलीज़ किया बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, यहाँ से रिलीज़ किया बताओ यहाँ स्पीड कितनी होगी, यहाँ स्पीड कितनी होगी, तो आप चाहो तो बेटा हमने जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो कुछ सीख रखा है वो भी यूज़ कर सकते हो। और जब एसएचएम प्रूव हो ही गया तो बिल्कुल सवाल को वैसे भी कर सकते हो जैसे बेटा अपन लोगों ने किया था। अपन लोगों ने कैसे किया था याद है? बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो बेटा। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा काम और चाहूँगा यार कि आप नॉर्मल वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ, नॉर्मल वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ तो थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा। तो एक छोटा सा काम और कर दीजिए बेटा, दैट इज ड्रॉ ग्राफ बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स। बेटा एक्स मतलब ये इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस, बस इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। कर देंगे, पहले नॉर्मल लिख तो लें तब तो कर दें। नॉर्मल, एज वी कैन सी दैट इन दिस डायरेक्शन नेट फोर्स इज 0। इस एफ कॉस टैग कारण बड़ा पार्टिकल यू आना चाहेगा, नॉर्मल एग्जैक्टली इतना इधर लग जाएगा। नॉर्मल इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी आएगी? एफ की वैल्यू आएगी, अरे बेटा मैं भूल गया, इसका तो मास मल्टीप्लाई बाय इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड है जी एम एक्स, सॉरी बेटा एक्स नहीं, सेंटर से डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस कितनी है? रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर रेस टू पावर 3। इसका कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा दैट इज r by 2 upon hypotenuse. Hypotenuse is r square by 4 plus x square। बट हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई बेटा? दैट इज जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर। पूरे रास्ते बेटा आपका जो नॉर्मल फोर्स है बेटा वो कांस्टेंट है, बेटा वो वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो नॉर्मल फोर्स बेटा आपका इस तरह से कांस्टेंट है। यहाँ भी देखो बेटा ये वैल्यू थी जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर। जब x की वैल्यू 0 थी तब भी बेटा आपका नॉर्मल की वैल्यू यही आई थी। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर नॉर्मल वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा होगा, तो आई विल से कि इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट वैल्यू विल रिमेन जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 है तब भी ये है, एक्स बढ़ाओगे 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 बेटा यही रहेगी। बेटा ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगी, ये r है, ये r बाई 2 है, तो बेटा ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक्स की वैल्यू आएगी √3r बाई 2। दिस इज r बाई 2, बेटा दिस ऑफ कोर्स r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 का रूट, दैट इज √3r बाई 2। दिस इज √3। ये बेटा हमारा नॉर्मल है, ये पूरे रास्ते बेटा कांस्टेंट है। एक्स की बेटा वैल्यू इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, फिर तो पार्टिकल बाहर ही चला जाएगा, बाहर जाएगा बेटा फिर कुछ कह नहीं सकते। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि नॉर्मल थोड़ा फिर कैसा लगना, ठीक है आप इतना ही कह सकते हो सिर्फ। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
वेरी लॉन्ग सिंपल पेंडुलम। वैसे बेटा ये टॉपिक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, लेकिन शायद किसी बच्चे ने कहा था कि सर इसको कर देना, सो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा कहानी ऐसी है कि आपके पास लेट से बड़ा ही अर्थ जो है उसका रेडियस बड़ा आर, बड़ा यहाँ कहीं एक हिंज, और हिंज के साथ बड़ा अपन लोगों ने ऐसे एक एम मास जो है बड़ा बांध रखा है। इस एम मास को हल्का सा मूव करना है और पता करना है कि बड़ा उसका टाइम पीरियड कितना आएगा। इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है बड़ा वो एल है। अप्रोक्सीमेशन ये है कि ऑफ कोर्स बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे होने चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटे होंगे बड़ा तभी तो हम लोग ये टाइम पीरियड वगैरह निकाल पाएंगे। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बड़ा फिर हमसे सवाल नहीं बन पाएगा। तो सुनिएगा बेटा, मैंने इस पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस किया, बहुत ही हल्का सा डिस्प्लेस किया ऐसे। लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। इतना डिस्प्लेसमेंट कम है कि बेटा अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गई तो बेटा जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी बेटा चेंज हो जाएगा, वो mg नहीं रहेगा। हमारा अजम्पशन ये है कि एंगल थीटा बहुत छोटा है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। लेट्स से दिस एंगल इज बेटा फाई। अगर ये एम मास का पार्टिकल है, मासलेस स्ट्रिंग है, सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन यही है कि स्ट्रिंग शुड बी वेरी लाइट, शुड बी मासलेस आइडियली, और देयर इज अ मास एम, इट शुड बी वेरी डेंस, और ये जो मास है इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अर्थ जो है बेटा एम मास को पुल करेगी, ऐसे नहीं बेटा, अर्थ पुल करती है हमेशा अपने कोर की तरफ, एंड द फोर्स विल बी mg। बेटा जी क्यों लिखा आप समझ तो गए, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि बेटा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि बेटा बहुत दूर चला गया, अगर दूर जाएगा तो जी भी चेंज हो जाएगा। दिस इज द फोर्स। अब मैं इसको बेटा समझाने के लिए दो तरीके से समझा सकता हूँ, सुनिएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल फाई है, तो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आई कुड से कि दिस एंगल इज थीटा प्लस फाई। फेयर एनफ। अंदर की तरफ टेंशन है, mg के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा mg का cos थीटा प्लस फाई, और mg का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा बड़ा, दैट विल बी mg का साइन थीटा प्लस फाई, और रेडियल डायरेक्शन में mg cos थीटा प्लस फाई, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg साइन थीटा प्लस फाई। कौन सा फोर्स ऐसा है जो पार्टिकल की पहले वाली पोजीशन, मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, उसको लाने की कोशिश कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स mg साइन थीटा, और जो फोर्स लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। जो फोर्स इसे वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर लाना चाहता है बेटा उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स, and this restoring force is mg sin theta plus phi। बेटा मैं कुछ assumption से ले रहा हूं। I can write down it is nearly mg theta plus phi, mg theta plus phi, because we know that if angle is very small then sin x can be written as nearly x। अब बेटा मैं एक assumption और लूंगा, मैं कह सकता हूं कि इट कैन बी रिटन एज mg, थीटा कैन बी रिटन एज आर्क लेंथ, बट दिस इज रफली योर आर्क लेंथ बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल, देन परपेंडिकुलर बोलो या आर्क लेंथ बोलो एक ही बात है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो दैट विल बी x अपॉन l प्लस। सिमिलरली दिस थीटा कैन बी रिटन एज आर्क लेंथ, बट दिस इज मोर और लेस योर आर्क लेंथ बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल, तो x अपॉन बेटा दिस योर रेडियस। तो आप कह सकते हैं कि सर दिस इज x अपॉन r। हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई है mg 1 अपॉन l प्लस 1 अपॉन r इंटू एक्स। एक्सेलरेशन सॉरी बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हालांकि बेटा ये कर तो
एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन था, लेकिन हमने इसको लीनियर टाइप अप्रोक्सीमेटली मानकर बड़ा फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर दिया। और बड़ा फोर्स को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इट मीन्स दैट हमने प्रूव कर दिया कि ये SHM करेगा। अगला स्टेप, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा मास से मास कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है g 1/L प्लस 1/r इंटू x। वी नो दैट कि दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। सो कोई हमसे ओमेगा पूछे तो हम बड़े आराम से जवाब दे देंगे सर ओमेगा इज, ले बेटा ये बड़ा आपका आंसर है, ये हमारा आंसर बेटा, बढ़िया, ये हमारा आंसर, ये ओमेगा। अगर किसी ने बोल दिया कि लेंथ जो है बड़ा सिंपल पेंडुलम की लेंथ तो बहुत ही ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, मतलब अर्थ की रेडियस से ही बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर से ही बहुत बड़ा है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि एल की वैल्यू अगर इनफाइनाइट तो ओमेगा की वैल्यू विल बी √g/r। दिस इज द ओमेगा ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग पेंडुलम। ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है बेटा, ठीक है, ये तो हमेशा वैलिड है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो बेटा एल इनफाइनाइट ही हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, 6400 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया, तो आप कह सकते हो सर ओमेगा इज √g/r। टाइम पीरियड बेटा ऑफ कोर्स आप बड़े आराम से कहते हो कि सर टाइम पीरियड इज सिंपली 2π/ω। तो दोनों केस का आप टाइम पीरियड याद कर सकते हो, इस केस में भी और इस केस में। चलिए बेटा समझ गए इस बात को, आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चले, मैं इसी बात को एक तरीके से और समझा सकता हूँ, क्योंकि आप ऐसा कह सकते हो कि सर आपने सर जिस तरीके से इस सवाल को किया है ना, तो आपने इस एंगुलर SHM को भी लीनियर SHM की तरह अप्रोक्सीमेट मानकर फिर किया है। और सर मैं इसको एंगुलर ही मानूँ तो बेटा बिल्कुल मान सकते हो। सर मेरा आंसर आएगा क्या? हाँ बेटा बिल्कुल आएगा, हालांकि अप्रोक्सीमेशन से बेटा आपको तब भी लगाने पड़ेंगे। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास बड़ा ही अर्थ, इसका रेडियस r, ये बड़ा आपकी हिंज, आपने बड़ा इस पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। लेट्स से बड़ा दिस एंगल इज थीटा and this angle is phi। कौन से फोर्सेस? यू कुड से कि सर इस पार्टिकल पर अंदर की तरफ टेंशन है और mg तो ऑफ कोर्स अर्थ के कोर की तरफ लगेगा। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आई कुड से if this angle is theta, this angle is phi, but this angle is pi minus theta minus phi, तो this is theta plus phi, this is theta plus phi। फेयर एनफ। मैंने डिस्प्लेसमेंट किया है इस तरफ थीटा, टॉर्क देखो, हिंज के अबाउट इस पार्टिकल में टॉर्क देखो। आप बोलोगे सर टेंशन का टॉर्क तो जीरो आएगा, mg cos थीटा प्लस फाई का टॉर्क भी जीरो आएगा क्योंकि वो हिंज से पास हो रहा है। सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? टॉर्क आएगा mg sin थीटा प्लस फाई का, और वो mg sin थीटा फाई लग रहा होगा ऐसे, तो टॉर्क आएगा ऐसे। तो टॉर्क की वैल्यू होगी mg sin theta plus phi into beta distance, beta that is L। This is the torque, this is the torque which can be written as mg sin theta plus phi can be written as theta plus phi into L। थीटा भी छोटा, फाई भी छोटा, बड़ा बड़े आराम से वैसा लिख सकते हो। सर टॉर्क इज इक्वल्स टू ऐसा आ गया, सर SHM है क्या? नहीं बेटा, अभी तक हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट किया है थीटा, और टॉर्क जो है जिस तरफ आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है टॉर्क उसके अपोजिट आ रहा है, ये बात प्रूव हो चुकी है। लेकिन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर तो फाई भी है। काश यहां पर फाई ना होता, काश यहां पर फाई ना होता और थीटा होता, तो हम बोलते कि देखो दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई हैं, डिस्प्लेसमेंट है थीटा इस तरफ और टॉर्क है उसके अपोजिट, ये वाली बात भी कंफर्म हो चुकी है, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा भी प्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर तो टॉर्क बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा प्लस फाई है। काश फाई ना होता, अगर फाई ना होता तो मज़ा आ गया होता,
तो मज़ा तो ले लेंगे बेटा अपन, कोई दिक्कत नहीं है। फाई को उड़ाओ बेटा, फाई को उड़ाने का वही जुगाड़, ये जो आर्क है इस आर्क को बेटा, ये जो आर्क है इट कैन बी रिटन एज L इंटू थीटा या बेटा R इंटू फाई। बेटा अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो आर्क बोलो, परपेंडिकुलर बोला, एक ही बात है। इस लेंथ को आप L इंटू थीटा भी लिख सकते हो और इसको तुम R इंटू फाई भी लिख सकते हो। इससे आप कह सकते हो कि सर फाई कैन बी रिटन एज L थीटा बाई R। इसको उठाओ बेटा पट को, टॉर्क की वैल्यू आ गई है mg, थीटा ठीक है बेटा, फाई को लिखो L थीटा बाई R इंटू ले बेटा, मेरे पास आ गया mg L प्लस L स्क्वायर बाई R इंटू थीटा। दिस इज द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जिस तरह से लीनियर एसएचएम के अंदर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव करने पर हम बोल दिया करते थे कि एसएचएम करेगा, वैसे ही यहां पर टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा प्रूव करने पर हम कह सकते हैं कि ये एंगुलर एसएचएम करेगा। तो बेटा हमने पहला काम तो कर दिया है कि इट मस्ट बी एंगुलर एसएचएम। सर टाइम पीरियड बेटा, वहां पर हम फोर्स को फिर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, यहां पर मैं इसको टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लिखेंगे। सर टॉर्क कहां से लिख रहे हो? यहां से। स्ट्रिंग तो मास लेस है, कोई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m मास का पार्टिकल है, यहां से l डिस्टेंस पे है, तो ml स्क्वायर, m मास का पार्टिकल है, l डिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ml स्क्वायर इंटू अल्फा। m से m कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई है g, 1/L प्लस 1/R इंटू थीटा। जैसे लीनियर एसएचएम में आप बोलते थे कि सर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एंगुलर एसएचएम में मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट दिस समथिंग समथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर। बड़ा ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की वैल्यू आ गई है बड़ा, कितनी वैल्यू आ गई है? g, 1/L प्लस बड़ा 1/R। चाहे जैसे बड़ा आपको अच्छा लगे वैसे सोचिए, लेकिन ये कोई बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ नहीं बेटा, ठीक है? तो बहुत ही एब्सर्ड आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है कि बेटा कोई बच्चा कहते कि सर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो सकता है किसी बच्चे दिमाग में हो, इसलिए मैं बता दी यार, है ना। स्ट्रिंग मास ले से बड़ा m मास का पार्टिकल यहाँ था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml स्क्वायर लिखना ही था। तो बड़ा SM बड़े आराम से इसको लीनियर एसएचएम मान के भी सोल्व कर सकते हैं और एंगुलर एसएचएम मान के भी बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। नॉट ए बिग टास्क। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल देखते हैं। आपके पास बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि ये अर्थ का मास कैपिटल M गिवन है, उसका रेडियस बड़ा कैपिटल R गिवन है। फेयर इनफ। कोई सैटेलाइट है बड़ा, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और वो जिस रेडियस में कर रहा है बड़ा वो 9R है, 9 टाइम्स रेडियस। सैटेलाइट है बेटा, सैटेलाइट का मास m है एंड इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। ऐसे बड़ा ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि बेटा इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक एटमॉस्फेयर का रेजिस्टिव फोर्स लगने लग गया। यहाँ पर बेटा मान लीजिए कि यहाँ तक एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर का कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स लगने लग गया, और वो जो रेजिस्टिव फोर्स है उसके लिए एक बात बोल रखी है, सुनना बेटा। बात क्या है? सैटेलाइट ऑफ मास m इज इनिशियली revolving in orbit of radius 9r। ठीक है ना? It
experiences a resistive force F is equals to अल्फा टाइम्स v स्क्वायर। रेजिस्टिव बोलने का अर्थ ये हो गया कि बेटा ये वेलोसिटी के अपोजिट है, अल्फा टाइम्स v स्क्वायर, ड्यू टू विच it keep on moving on a spiral path and strikes the planet surface, strikes the planet surface। बड़ा प्लेनेट की सरफेस से स्ट्राइक करता है, यूँ लगाता है, बड़ा रेडियस घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है, और घटते घटते बड़ा फाइनली कभी कभी प्लेनेट से टकराता है। स्ट्राइक्स द प्लेनेट सरफेस। फाइंड टाइम टेकन by the satellite to strike planet। बेटा प्लेनेट से स्ट्राइक करने में इस सैटेलाइट को कितना समय लगेगा? ठीक है बेटा, ये आपका सैटेलाइट, ये बेटा आपका अर्थ या प्लेनेट। चलिए बेटा सोचते हैं। ऑफ कोर्स बेटा सवाल करने में इस बार हमें काफ़ी सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इस बार टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो भूल ही जाओ। एक एयर रेजिस्टिव फोर्स आ गया, और ये जो रेजिस्टिव फोर्स है बेटा तो ऑफ कोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका जो वर्क डन होगा वो तो सिस्टम से ऑफ कोर्स एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो इसलिए बेटा हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम जरूर लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो आप जानते हैं कि जैसे हमेशा ही वैलिड है। ठीक है, मान लीजिए बेटा कि कभी पार्टिकल स्पाइरल पाथ के लॉन्ग मूव करते करते बेटा r डिस्टेंस पे आ गया, और r डिस्टेंस पे मूव करते 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 बेटा यहाँ से बेटा वेलोसिटी v है, ये टाइम t था, ये टाइम आ गया बेटा t प्लस dt। इस m मास के पार्टिकल पर एयर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, जिसकी वैल्यू है बेटा अल्फा इंटू वी स्क्वायर। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v है। पहले इसका रेडियस r था, बड़ा थोड़ा सा मान लेते हैं रेडियस भी घट गया, और रेडियस बड़ा घटकर हो गया है r प्लस डी आर। बेटा कितना हो गया? r प्लस डी आर। सर घटा है ना? हाँ बेटा घटा है। तो हम जानते हैं कि डी आर की जो वैल्यू बेटा वो क्या है? नेगेटिव। चिंता मत करना, कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा। हम जानते हैं कि r जो वो घट रहा है, तो डी आर अपने आप में नेगेटिव है। आप बेटा उसकी फिक्र मत करना, ठीक। तो पहले बेटा रेडियस r था बेटा, फिर रेडियस घटकर r प्लस डी आर हो गया। हम जानते हैं कि रेडियस घट रहा है तो पक्की बात है कि डी आर की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ से यहाँ तक आया है। जैसे मैंने कहा कि बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ वेट लगा सकते हैं। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन बाई ग्रेविटी आएगा, छोटा सा वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स आएगा, एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स बड़ा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख लेंगे। ग्रेविटी का वर्क डन लिखना आसान है, सुनना बेटा, आराम सुनना। ये मान लीजिए बेटा आपका प्लेनेट, शुरुआत में आपका बेटा m मास का पार्टिकल यहाँ से r डिस्टेंस पे था, इसको अंदर की तरफ खींच लिया है, अंदर की तरफ खींच लिया है बेटा। कितना खींच लिया है? माइनस डी आर। सर माइनस डी आर क्यों? बेटा डी आर खुद नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट बेटा मुझे पॉजिटिव लिखना चाहिए, तो मैंने माइनस डी आर लगा दिया। फोर्स भी अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ बेटा मुझे टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से ही मतलब है ग्रेविटी का वर्क डन लिखने के लिए। तो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया अंदर की तरफ, कितना बेटा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट बेटा, अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट डी आर नहीं बेटा, कितना है? माइनस डी आर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स भी अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ बेटा, कॉस ऑफ जीरो। आई होप दैट्स ओके। व्हाट इज वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स?
यहाँ से यहाँ तक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा हम एक बार के लिए स्पीड को कांस्टेंट मान सकते हैं। पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, अल्फा इंटू वी स्क्वायर। सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट है बेटा, कितना है, v इंटू डी टी। रजिस्टिव फोर्स की खास बात ही बेटा ये है कि ये हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट रहेगा। वेलोसिटी ऐसे तो फोर्स ऐसे, वेलोसिटी ऐसे फोर्स ऐसे, तो ऑफ कोर्स दोनों के बीच में एंगल होगा पाई। देखना बेटा मेरे पास क्या आ गया, माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर माइनस अल्फा वी क्यूब इंटू डी टी। बेटा ये माइनस किस बात का, कॉस पाई की वैल्यू माइनस, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी लिखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी। हालांकि हम शुरुआत में जानते हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा मुझे डी के लिखना है, लिख देंगे बेटा v। अगेन बेटा आपको हल्का फुल्का आइडिया है कि बेटा हम v को कैसे लिख सकते हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा v स्क्वायर इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, बेटा दैट इज रूट जी एम बाई आर, या बेटा जी एम बाई आर। मुझे बेटा डी के लिखना है, बेटा डी के विल बी जी एम एम अपॉन टू। बेटा 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल बेटा क्या होगा, बेटा 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। सर ये डी के की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। हाँ बेटा नेगेटिव सिर्फ ये बेटा नेगेटिव नहीं आई है, डी आर जो है बेटा आपका पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बेटा क्या है, पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ी ही है बेटा, इसमें कोई इतनी खास दिक्कत है नहीं है। आई होप दैट्स ओके। It can be written as minus GMM upon 2 R square into DR। ठीक है बेटा, इस वाले टर्म को बेटा उधर लेके जाओ, मेरे पास आ गया माइनस अल्फा वी क्यूब इंटू डी टी इज जी एम एम इंटू डी आर, जी एम एम इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर। 1 माइनस हाफ इज आई थिंक बेटा माइनस हाफ आ गया होगा, और सॉरी बेटा माइनस हाफ नहीं बेटा उधर गया थोड़ा, +1 प्लस हाफ आ गया होगा, प्लस हाफ आ गया बेटा। चेक करना है बेटा वापस से बेटा, दैट इज जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर बेटा माइनस में है बेटा, माइनस जी उधर गया बेटा, ये प्लस में आ गया। अब बेटा बाकी सब चीज़ बेटा कांस्टेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इंटीग्रेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे पास आ गया माइनस अल्फा वी क्यूब। बेटा वी हमें बड़ा आराम से लिखना आता है, अगेन बेटा वी इज रूट जी एम बाई आर, तो दैट इज रूट को हटाओ बेटा, ऐसे लिख लो, जी एम बाई आर की पावर 3/2 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर इंटू डी आर। बेटा जो कुछ कॉन्स्टेंट्स हो बेटा उनको तो बढ़ा दो यार, ठीक है। देखते हैं बेटा, माइनस अल्फा ठीक है बेटा, इधर जी एम की पावर 3/2 है बेटा, उधर जी एम है, तो बेटा मेरे ख्याल से इधर रूट जी एम बच गया, ठीक है बेटा। इधर आर की पावर 3/2 है, उधर बेटा नीचे आर स्क्वायर है, तो बेटा मेरे ख्याल से यहाँ पर रूट आर बच गया इंटू डी आर, ठीक है बच्चों। मेरे पास बाकी सब बड़ा टर्म्स तो कांस्टेंट है ही, मेरे पास आ गया माइनस अल्फा रूट जी एम 2 बेटा ऊपर, स्मॉल एम अगर नीचे लाना चाहो नीचे लिख सकते हो बेटा, डी टी इज इक्वल्स टू आर की पावर माइनस हाफ इंटू डी आर। इंटीग्रेट इंटीग्रेट बेटा 2 पर ले आया, एम नीचे ले आया। शुरुआत में जब टाइम 0 था तो बेटा आर की वैल्यू बेटा शायद शुरुआत में 9r थी बेटा, क्या थी वैल्यू 9r बेटा। जब स्ट्राइक करेगा तो r, शुरुआत में r की वैल्यू 9r बेटा, फाइनली जब टाइम हो गया t तो बेटा r की वैल्यू r।
आसान सा इंटीग्रेशन, दैट इज 2 टाइम्स अल्फा रूट जी एम अपॉन स्मॉल एम एंड दैट इज इक्वल्स टू आर की पावर हाफ माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर हाफ अपॉन हाफ। चलिए that gives me minus 2 alpha root g capital M upon small m, that is 2 times root r minus बेटा 3 times root r। अरे बेटा t तो रह गया, t बेटा हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई बेटा 2 इंटू 2 टाइम्स रूट आर इंटू एम अपॉन 2 से बेटा 1 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट आर अपॉन बेटा अल्फा टाइम्स रूट जी कैपिटल है। ये बेटा अपना आंसर आना चाहिए। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल हो गया, 1 2 से बेटा 2 कैंसिल आ गया, तो 2 टाइम्स रूट आर स्मॉल एम अपॉन अल्फा टाइम्स रूट जी है, बड़ा अपना आंसर ये आ गया। चलिए बेटा, अर्थ है बड़ा, अर्थ का रेडियस आर है, अर्थ की सरफेस से 3r डिस्टेंस, मतलब अर्थ के कोर से 4r डिस्टेंस दूर बेटा एक सैटेलाइट है। आप चाहो तो बेटा सैटेलाइट का मास m लिख सकते हो। इस सैटेलाइट के पास जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की हाफ है, तो पक्की बात है कि इसका मोशन सर्कुलर तो नहीं होगा, इसका मोशन बट ऑफ कोर्स जितना भी होगा वो इलिप्टिकल होगा। सवाल में पूछा गया है कि फाइंड द एंगल एट विच दिस सैटेलाइट विल स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। मैं आपको थ्योरी के अंदर ही बता चुका हूँ कि अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर कम हुई तो इसका मोशन इलिप्टिकल होगा एंड अर्थ विल एक्ट लाइक एन फोकस, बड़ा एक फोकस की तरह एक्ट करेगी, उस इलिप्स के फोकस की तरह एक्ट करेगी। सवाल में पूछा गया कि अर्थ की सरफेस को कितने एंगल पर स्ट्राइक करेगा, तो लेट्स चेक कि बेटा पहली बात तो इसका मतलब ज़रूर अर्थ से स्ट्राइक कर रहा होगा। तो ये जो आपका सैटेलाइट है बेटा ये जाएगा ऐसे, बेटा गया होगा गया होगा गया होगा ऐसे, और अर्थ को बेटा कभी ना कभी किसी न किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया होगा। स्ट्राइक किया होगा ये वाली बात तो बेटा सवाल की लैंग्वेज से आपको आइडिया लग गया होगा कि स्ट्राइक किया है, तभी तो एंगल पूछा होगा। और ये है अर्थ की सरफेस, बड़ा ये है अर्थ की सरफेस और यूं आके स्ट्राइक कर रहा है, तो मुझसे ये वाला एंगल पूछा गया है। फेयर इनफ। पार्टिकल सॉरी सैटेलाइट यूं आया यूं आया यूं आया यूं आया और अर्थ की सरफेस को यूं स्ट्राइक कर रहा है, तो अर्थ की सरफेस के साथ बड़ा ये वाला एंगल मुझसे पूछा गया है। कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो बेटा यहाँ पर मुझे वेलोसिटी v नहीं लिखनी चाहिए। लेट्स बेटा मैंने यहाँ पर वेलोसिटी लिख दी है v डैश। v डैश और v को रिलेट करते हुए सबसे बढ़िया जुगाड़ बेटा आप लोग जानते ही हो, हम पूरे रास्ते कौन से लगाते हैं, हमें तो आदत सी पड़ चुकी है कि वही दो इक्वेशन लगाते हैं, एक तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और बड़ा दूसरा हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हमारे सारे सवाल मोर और लेस इन दोनों फॉर्मूला से बन जाते हैं। खासतौर से कोई भी बड़ा इलेक्ट्रिकल पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और कोई टफ सिचुएशन हो तो सिर्फ इन दोनों फॉर्मूला से हमारी बात तो बन जाती है। तो चेक करते हैं बेटा, शुरुआत में वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी की हाफ टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी है रूट जी एम अपॉन आर, आर मतलब बेटा सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज 1/4 रूट जी एम बाई आर। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक अगर मैं कहूं कि बेटा टीएमईसी लगाओ, बेटा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बेटा सवाल में कोई रेजिस्टिव फोर्स का नाम नहीं लिया हुआ, तो हम ऑफ कोर्स कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लेंगे, हम तो सिंपल बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। इनिशियल काइनेटिक हाफ, सैटेलाइट का मास उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 1/16 GM/r। इनिशियल पोटेंशियल
इसका तो मास और अर्थ की वजह से पोटेंशियल, बड़ा अर्थ की वजह से पोटेंशियल आएगा -gm/4r। यही होता है बेटा बाहर वाले पॉइंट पे, तो दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12mv², और पोटेंशियल क्या होगा m मल्टीप्लाइड बाई अर्थ की वजह से हमारा पोटेंशियल। बेटा अर्थ की वजह से पोटेंशियल तुम जानते हो बेटा कितना आएगा, -gm/r। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। बेटा दूसरी इक्वेशन, एज वी नो दैट कि पूरे के पूरे सैटेलाइट पर, चाहे सैटेलाइट यहाँ से यहाँ जाए, भले ही मोशन सर्कुलर हो या ना हो, लेकिन सैटेलाइट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, और वो फोर्स हमेशा बेटा जी अर्थ के सेंटर से गुजर रहा है। और अगर अर्थ के सेंटर से अगर गुजर रहा है तो ऑफ कोर्स अर्थ के अबाउट इस सैटेलाइट पर लगने वाला टॉर्क तो जीरो है, और अगर वो लगने वाला टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है 1/4 √gm/r, m इंटू v इंटू बेटा 4r इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। बेटा r वेक्टर ऐसे, v वेक्टर एंगल ऐसे, एंगल इज ऑफ कोर्स 90, साइन 90 इज 1। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल एंगल मोमेंटम, मास है m, वेलोसिटी है v डैश, वेलोसिटी है v डैश। और रही बात बेटा एंगल की, मैं एक बार एंगल आपको और ढंग से दिखाया था। बेटा मान लो कि बेटा ये रही आपकी अर्थ, और कोई पार्टिकल बेटा v डैश वेलोसिटी से यूं टकराया था। ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, ये सेंटर है, ये r है, ये r, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया 90 माइनस थीटा। तो v और r के बीच में एंगल बेटा कितना है, 90 माइनस थीटा। तो आप कह सकते हो कि सर एंगल है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन v एंड r, बेटा दैट इज 90 माइनस थीटा। बेटा बेसिक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आपके बेटा, m से m गया, r से r गया, 4 से 4 गया, मेरे पास आ गया है √gm/r इज इक्वल्स टू v डैश का cos थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा बेटा v डैश मुझे यहाँ लिखना था बेटा, यहाँ पर स्पीड 12m v डैश का स्क्वायर थी। कर देंगे बेटा आप, तो वहाँ से v डैश उठाइए बेटा, यहाँ रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। चलो बेटा करते हैं, बेटा करते हैं, स्मॉल m स्मॉल m गया, ठीक है बेटा, मेरे पास gm अपॉन 32r माइनस बेटा m भी गया, gm अपॉन 4r प्लस gm/r इज इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर अपॉन 2। बेटा 2 को हम ऊपर लिया, v डैश का स्क्वायर इज 2 टाइम्स बेटा 32r, अगर मैं एलसीएम लाऊं तो बेटा gm तो बेटा बाहर ही निकाल लो, 1 माइनस 8 प्लस 32, ठीक है ना, दैट इज v डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया, 32r तो बेटा नीचे, gm ऊपर, 32 एंड 33 माइनस 8 इज 25, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ गया √gm/r इज इक्वल्स टू v डैश का cos थीटा। बेटा v डैश का cos थीटा, सॉरी बेटा 16 आएगा, 16 वो 2 से बेटा कैंसिल, और √gm/r इज v डैश, बेटा v डैश इज 5/4
रूट जी एम बाई आर, बड़ा वी डैश यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, रूट जी एम बाई आर इंटू कॉस थीटा, बड़ा रूट जी एम बाई आर कैंसिल, और यहाँ से बड़ा हमारे पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, अच्छी वैल्यूज है। थीटा की बड़ा वैल्यू कम्स आउट टू बी 37 डिग्री। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि सरफेस के साथ एंगल 37 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है। वर्टिकल के साथ अगर देखें तो ऑफ कोर्स बड़ा कितने पे कर रही है, 53 में। तो बड़ा चेक कर लिया करो, सरफेस के साथ एंगल पूछा है, बड़ा वर्टिकल के साथ, बड़ा सवाल के अंदर हमसे सरफेस के साथ पूछ रखा, तो हम बड़े आराम से इस तरह से निपटा सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। ठीक है ना, आज बड़ा इतने प्रैक्टिस करते हैं। बड़ा आप लोग ग्रेविटेशन की शीट सारे के सारे निपटा सकते हो, पूरी कंप्लीट कर सकते हो। बड़ा मैंने आपको और सवालों की प्रैक्टिस बड़ा कराई दी है, और अब बड़ा पूरी शीट निपटा सकते हो। एक्सरसाइज 1, 2, 3 सारे निपटा सकते हो। आगे चलिए।